यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञ को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है। और स्वतंत्र भारत में इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यह आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए शिक्षकों के सम्मान के साथ जुड़ गया। और आज इस दिवस के रूप में हम सब आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में भी, जनपदों में भी, स्कूल स्तर पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए होंगे या हो रहे होंगे। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है। और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लाग पाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों, तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानवान हो सकता है। जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी नहीं हो सकता जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल डिग्री लेने से, सर्टिफिकेट लेने से ज्ञान नहीं आता है। लेकिन श्रद्धावान बनने के लिए हमें भी परिश्रम और साधना करनी होती है, कठिन मार्गों से चलना होता है। एक मूर्ति तब बनती है जब आप पत्थरों को हथौड़े की मार को सह सह करके उसको एक स्वरूप दिया जाता है। वो साधना का मार्ग है। साधना का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सर्वोत्तम भी होता है। उसके फल अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे आते हैं, और साधना से तपा हुआ जो भी कार्य आगे बढ़ेगा उसके परिणाम उतने ही अच्छे भी दिखाई देंगे। और आज मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के 41 शिक्षकों को आज यहां पे सम्मानित किया गया। 41 अलग अलग जनपदों से हैं, और माध्यमिक शिक्षा के 11 और 2 ऐसे भी विद्यालय हैं जो स्वघोषित
है मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के रूप में उन 2 विद्यालयों का चयन किया गया है। कुल 54 शिक्षकों का आज यहाँ पे एक साथ सम्मान हो रहा है और ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं तो दोनों से कहूंगा, माध्यमिक से भी बेसिक से भी, कि जिन शिक्षकों को हम सम्मानित दे रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं या राज्य पुरस्कार से या मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान से सम्मानित होते हैं, हम जब SCERT की पुस्तक बनाते हैं तो उसमें इनकी सेवाओं को और इनका सहयोग उसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह इनका जो अनुभव होगा, उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा, वो उसमें सहायक होगा। और दूसरा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम आगे से सुनिश्चित करें कि हमने इस समय शिक्षकों के चयन के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया है और शिक्षा आयोग में बेसिक के भी, माध्यमिक के भी, उच्च शिक्षा के भी और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए शिक्षकों को आपने इसमें जोड़ने का काम किया है, तो उसमें इनका भी एक प्रतिनिधि इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों से ही लिया जाना चाहिए। इनके मानक और स्टैंडर्ड तय करिए और इसमें इनोवेशन को जरूर जोड़िए। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने उस पाठ को बच्चे को सरलता के साथ समझा सके। आसान पद्धति को निकालना, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है, इसके लिए प्रयास करना होता है। और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है, डिग्री लेने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना होता है, उसको नए तरीके सोचने पड़ते हैं हर समय, कैसे इस पाठ को मैं सरलता के साथ, इन सूत्रों को सरलता के साथ, इस अध्याय का सरलीकरण करके बहुत संक्षेप में, लेकिन उसको मैं पूरा उसका सार उस बच्चे को समझा सकूं। पढ़ाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पुस्तक खोल लें, पुस्तक की एक एक शब्द को वहां पे पढ़े जा रहे हैं। आपने बच्चों के सामने उसका सार बताया, बाकी तो उस बच्चे के मन में अक्षर ज्ञान अगर उसको है तो स्वयं भी पढ़ सकता है। उसके दिमाग में आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है। बाकी अंदर तो सबको पता लगेगा ही क्या है। सरलता का सरल नियम उसके लिए तैयार करना, सरल सूत्र तैयार करना, सरल लोकोक्ति तैयार करना, सरल मुहावरे तैयार करना, सरल कविताएं तैयार करना, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से अगर उस पाठ के उस सूत्र और सरल आप कर सकेंगे, उदाहरण देकर के अगर आप उसको और सरल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आप उस क्लास के लिए और उस स्कूल के एक आदर्श शिक्षक बनने की एक प्राथमिक सीढ़ी को तो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक नई मंजिल भी तय की है। केवल स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का ही काम केवल हम अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को लेकर के ही नहीं जाएंगे, बल्कि वहां पर हमारा कार्य होना चाहिए कि हम एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने की दिशा में कुछ नवाचार करने की आदत भी डालें। बहुत संभव है, बहुत आसानी से हो सकता है, हर एक फील्ड में हो सकता है। आप देखते होंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके अपनाते हैं कार्य को करने के लिए। जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान झांसी की एक बेटी ने, जब लॉकडाउन था तो उसने अपने घर की छत में
उन्होंने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, घर की छत, कहीं जाना नहीं था, घर में है, उन्होंने छोटी छोटी क्यारी बनाई और वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तब तक मेरी तैयार थी, उन्होंने पैकिंग करके मार्केट में देना प्रारंभ कर दिया। आखिर ये भी तो किसने किया? आप देखते होंगे कि ड्रैगन फ्रूट यहां यूपी में नहीं होता था, नाम ही ड्रैगन है, लेकिन सुल्तानपुर, मिर्जापुर और बाराबंकी में अन्य जनपदों के किसानों ने अपने यहां उगा करके इस कार्य को आगे बढ़ा दिया। बाराबंकी में एक किसान ऐसे हैं, जब मैंने उनको पद्म पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ और से पूछा कि भाई आपकी योग्यता क्या है, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने कहा 1 एकड़ में कितना आप पैदावार करते हैं, कितना आप इनकम कमा लेते हैं? उन्होंने कहा 1 एकड़ में मैं 5 से 6 लाख रुपए कमा लेता हूं, इनकम होती मेरी, इतना उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई आपकी योग्यता क्या है? कहीं से आपने पीएचडी की होगी, कहीं से आपने पीजी की होगी, यूजी की डिग्री ली होगी। उन्होंने कहा मेरी योग्यता है 10वीं फेल। 10वीं में फेल हो गया था, आगे पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने कहा खेती बाड़ी में ही हाथ आजमाऊं। लेकिन मैं बैठा कभी नहीं था, मेहनत करता था, नए तरीके अपनाता था। और परिणाम क्या है? उन्होंने अपनी मेहनत से पद्म पुरस्कार भी प्राप्त किया और खेती के उत्कृष्टतम तरीके, केवल धान गेहूं की खेती नहीं, सब्जी की खेती कैसे हो सकती है, फूलों की खेती कैसे हो सकती है, कैसे अधिक उत्पादन किया जा सकता है, कम लागत में अच्छी उत्पादन, खेती को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करते हुए कैसे हम लोग इसको नेचुरल फार्मिंग के रूप में बदल सकते हैं, इसको करने के दिशा में जो प्रयास किए हैं, आज समाज उन्हें सम्मान देता है। पूरे गांव की तकदीर उन्होंने बदल दी है। एक व्यक्ति कुछ करता है, पूरे गांव की तकदीर बदलती है। और मुझे लगता है कि आप तो देश के भविष्य के निर्माता हैं, आप तो देश के निर्माता हैं। इसलिए इनोवेशन की तरफ ध्यान देना, कोई नया कार्य नए तरीके से करना, अच्छा लगना चाहिए और इसकी शुरुआत होनी चाहिए विद्यालय के वातावरण से। एक शिक्षक के रूप में दिखना चाहिए, लगना चाहिए। स्कूल में जाता है तो वो गरिमा झलकनी चाहिए, कुछ अंतर दिखना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रति समाज के मन में स्वतः स्फूर्त भाव है, स्वतः स्फूर्त भाव होना चाहिए। एक शिक्षक समाज का और राष्ट्र का निर्माता है, वह देता है और उसको उस भूमिका में अपने आप को तैयार करना, उसका व्यक्तित्व भी और उसका कृतित्व भी उस प्रकार से झलकना चाहिए। एक शिक्षक ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं हो सकता और नहीं बनना चाहिए। शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है और मुझे लगता है जब भी आप अपने आप को ट्रेड यूनियन बनाने का प्रयास करेंगे तो आप अपने सम्मान के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी मांग को रखना लोकतांत्रिक तरीके से, अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आज तो डिजिटल माध्यम है, आप सीधे उसके लिए मेल करिए, आप डिजिटल माध्यम से अपने मैसेज भेजिए, आप ज्ञापन समय आने पर 2, 4, 5 लोगों को भेज करके मुख्यमंत्री के पास, संबंधित विभाग के मंत्री के पास, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव के पास भेजिए, या जनपद के अपने अधिकारियों को भेजिए। एक ज्ञापन वहां पे जाए, किसी को कानो कान खबर भी न लगे, लेकिन आपकी मांग भी पहुंच गई। और मुद्दों को लिखिए बड़ी सरलता के साथ, हाथ से लिखिए, हाथ से लिखिए, आपकी हैंड राइटिंग उसको आकर्षित कर देगी, बता देगी, मैसेज आपका वहीं से चला जाएगा। और भेजिए कि ये चीजें हैं, अगर इसमें भी सरकार विचार कर सकती तो क्या जाना चाहिए। आपका वो ज्ञापन
आदेश होगा, आपका वह ज्ञापन भीख नहीं होगी। और शिक्षक को आज के समय में इस प्रकार की भीख मांगना अच्छा नहीं, और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे लगता है कि अब उस दिशा में एक नए प्रयास की शुरुआत की जाने की आवश्यकता है। विद्यालय का वातावरण आध्यात्मिक लगे कि हां, ये विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। मुझे याद है, चाहे मंच हो, चाहे यहां या ऊपर बैठे हुए जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि ये सब के निर्माण में किसी न किसी का योगदान है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से टपक के आ गया है, किसी न किसी शिक्षक ने बनाया होगा, शिक्षकों का योगदान होगा, तो वो बना है, तो उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो आगे कुछ कर पा रहा है। लेकिन हम लोगों को उसके लिए देखना होगा कि क्यों शिक्षा जगत को आज शंका और संशय की निगाहों से देखा जा रहा है, और एक नई चुनौती हम सबके सामने क्यों खड़ी हुई है, और एक नई प्रतिस्पर्धा के युग में जब हम खड़े हैं। याद करिए, आज से 30 साल 35 पहले हमारे जितने भी राजकीय इंटर कॉलेजेस हुआ करते थे, ये प्रदेश के सबसे उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। आज उनका स्थान पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल ने ले लिया। आज अभिभावक पहली प्राथमिकता क्या रखता है? अगर उसके पास क्षमता है पैसे खर्च करने की, तो वह यहां की बजाय वहां भेजने का प्रयास